नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी। रीट मिशन रहेगा हमारा। रीट अब की बार रीट पार के लिए दोस्तों साइकोलॉजी में दोस्तों जो क्वेश्चन गत एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही जो क्वेश्चन नए क्वेश्चन बन रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो आपके सामने हर टॉपिक के दोस्तों रखूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करो और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अंत तक मेरे साथ ये वीडियो देखते रहना। दोस्तों साइकोलॉजी के इतने क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो पेपर के अंदर इन क्वेश्चनों से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अधिगम टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और क्वेश्चन है 2 3 4 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं रीट एग्जाम के अंदर। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, जल्दी से पढ़िए और राइट आंसर है वो कमेंट करते रहे। और जिन साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया है उनसे अनुरोध रहेगा मेरा कि वीडियो की लिंक को आगे से आगे शेयर जरूर करते रहिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जब बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? जब छोटे समूह में जब बालक है वो छोटे समूह में समस्याओं पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर वो स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो इस स्थिति जो ये स्थिति है ये किस उपागम की ओर संकेत करती है? हिंदी की सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर ये पूछा गया है। ऑप्शन है पैनल परिचर्चा, ऑप्शन बी है निर्मितवाद, ऑप्शन सी है सिस्टम उपागम और ऑप्शन डी है अभिकर्मित अनुदेशन। तो दोस्तों बालक है जो छोटे समूह में चर्चा करके स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसे उपागम को क्या कहते हैं दोस्तों? निर्मितवाद। ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों हमारा, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विशेष संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत करता है? जब शिक्षक द्वारा छात्रों को लघु समूह यानी छोटे समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विशेष संबंधी समस्या दी जाती है, फिर छात्रों को समस्या समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं उस जो समस्या है उसका, तो ये जो उपागम है किसकी ओर संकेत करता है? तो जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसी का कुछ साइड में से घुमा के इस क्वेश्चन को बनाया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपके जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी निर्मितवाद। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली जगह की ओर संकेत करती है। सीटेट 2012 के अंदर पूछा गया है दोस्तों। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां यहाँ पे खाली जगह दी गई है की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, ऑप्शन सी है सीखने की अनुपस्थिति और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, इसको ध्यान से पढ़िए कि प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर करती है दोस्तों? सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। सी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे इस एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे किसको बढ़ावा मिलता है? सीटेट के अंदर पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं जो आजकल पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी आप प्रयास कीजिए और कमेंट करते रहें कि ये आंसर है, इसका सही हो सकता है दोस्तों। और फिर मैं जो आंसर बताता हूं उससे मिलान कीजिए कितने क्वेश्चन आपके हैं वो सही होते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर पूछा गया है इनसे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे आपके मित्रों को भी इन क्वेश्चनों का फायदा हो सके। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है। जो एक शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती है उनको इस प्रकार सहायता करती है कि जो विषय वो पढ़ा रही है उसका ज्ञान दूसरे जो विषय है उनके ज्ञान के साथ वो जोड़ सके।
तो इससे किसको बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए है पुनर्बलन को, ऑप्शन बी है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत भिन्नताओं को, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी की स्वायत्तता को। तो किसको मिलता है दोस्तों? जल्दी से आप अपना कमेंट है वो करके हमें बताएं दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सहसंबंध, एक विषय का दूसरी विषय के साथ संबंध बता रही है शिक्षिका, तो यहां पे ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण को क्या मिलता है? बढ़ावा या पुनर्बलन मिलता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थी है उनको क्या रखती है? अनेक तरह की जो गतिविधियां होती है, सामूहिक गतिविधियां होती है, उनमें व्यस्त रखती है। जैसे हम देख सकते हैं समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन को जैसे ही आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह। तो दोस्तों ये क्या होती है? इससे किस आयाम को उजागर करते हैं? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम दोस्तों। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे क्या रहेगा दोस्तों? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले तथा शिक्षक सुविधा प्रदत्त की भूमिका में हो, ये उपागम है। ऑप्शन ए है सिस्टम उपागम, ऑप्शन बी है मल्टीमीडिया उपागम, ऑप्शन सी है निर्मितवाद उपागम, और ऑप्शन डी है मृदु उपागम। तो दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमने पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था उसी का वापस रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों पहला दूसरा क्वेश्चन क्या था कि शिक्षक है वो छात्रों को छोटे छोटे भागों या समूह में बांट देते हैं और समस्या का हल है वो छात्र स्वयं निकालते हैं। तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए, वैसा ही है। तो ये किस उपागम का है? ऑप्शन ए है सिस्टम उपागम, बी है मल्टीमीडिया उपागम, सी है निर्मितवाद उपागम, और डी है मृदु उपागम। तो सही आंसर आपका रहेगा निर्मितवाद उपागम। निर्मितवाद उपागम का मतलब कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो छोटे छोटे समूह में जो समस्या है उसका हल स्वयं निकालते हैं, इसी को निर्मितवाद उपागम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? छत्तीसगढ़ टेट लेवल फेस्ट एग्जाम 2011 में पूछा गया है। सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? स्किनर के अनुसार, पियाजे के अनुसार, थोरनडाइक के अनुसार, या वाइगोत्स्की के अनुसार? ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना, यह किसने कहा था दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की ने। डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन समझाना चाहता हूं लेकिन आप नहीं समझ पाते हो, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। जैसे कि आप समझ सकते हो कि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार रखा तो आपने इसका आंसर नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने आज से 10 दिन बाद, आज आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, 10 दिन बाद मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आप क्या करोगे? इसका आंसर पढ़ते ही आंसर है बता दोगे। तो ऐसा होने का कारण क्या है दोस्तों? अध्यापक संस्कृत ग्रेड सेकंड 2010 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है अभ्यास है, ऑप्शन बी है संयोग है, ऑप्शन सी है परिपक्वता है, और ऑप्शन डी है अधिक प्रयास है दोस्तों। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप अभ्यास यहां पर कमेंट कर रहे हो तो आपका गलत आंसर रहेगा। यहां पर क्वेश्चन को कुछ
कुछ वर्षों बाद। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, परिपक्वता। सी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ऑप्शन बी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन सी है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। और ऑप्शन डी है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरण हम कक्षा में लेकर आए, उनसे विद्यार्थियों एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा दोस्तों। कोई भी चीज़ है जिसको अगर आप सीखना चाहते हैं और उसको हम अगर वास्तविक दुनिया के साथ जोड़ देते हैं तो सीखने में बहुत ही आसानी होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए? कौन सा कथन है जिसको सीखने की जो क्रिया है उसकी विशेषता नहीं माननी चाहिए? सीटेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सी ऑप्शन है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो दोस्तों यहां पे आप पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। सही है दोस्तों, ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है। सी ऑप्शन में चलते हैं, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है, सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों एक बार आप बी कथन को देखिए, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्यों दोस्तों, क्या आप अगर शैक्षिक संस्थान स्कूल कॉलेज में जाते हैं वहां पर ही आपको अधिगम प्राप्त होता है, बाकी जगह अधिगम प्राप्त नहीं होता है? अगर मैं यहाँ पे आपको लाइव बता रहा हूँ या वीडियो के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ तो यहाँ पर अधिगम प्राप्त नहीं हो रहा है आपको, तो ये सोचने वाली बात है। शैक्षिक संस्थान एकमात्र, तो दोस्तों शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान नहीं है जहां पर अधिगम प्राप्त होता है, और भी बहुत जगह हैं जो अधिगम क्या होता है, प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है जो आपका क्या रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? आरटेट एग्जाम 2011 लेवल सेकंड के अंदर यह जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था दोस्तों। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, जैसा मैं बोल रहा हूं अगर वैसा ही आप सीखने का या वैसा ही बोलने का प्रयास करते हो, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को। अगर आपको मेरे को देखकर आप सीखते हो, अगर आपके सामने जो घटित हो रहा है उसको देखकर नहीं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा सीखना स्थायी होता है? छत्तीसगढ़ टेट लेवल सेकंड 2011 के अंदर ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। कौन सा सीखना है जो स्थायी होता है? ऑप्शन ए है रटकर, ऑप्शन बी है सुनकर, ऑप्शन सी है समझकर और ऑप्शन डी है देखकर। रटोगे तो भूलोगे, सुनने वाली बातें भूल जाते हो। अगर आप मेरे को सुन रहे हो, दिमाग में सेट नहीं कर रहे हो तो भूल जाओगे। देख कर कोई चीज अगर इनको देख रहे हो आप तो भी भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने किसी बात को समझकर सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, उसको समझ लिया अगर, तो दोस्तों उस बात को या कोई ज्ञान है या कोई अधिगम है उसको आप कभी नहीं भूलोगे। सी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की
बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सीटेट लेवल फेस्ट 2012 में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ऑप्शन ए है आनुवंशिक पर, ऑप्शन बी है नैतिक पर, ऑप्शन सी है शारीरिक पर और ऑप्शन डी है सामाजिक पर। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आंसर आपको है जो मिल जाएगा। ध्यान से अगर आप समझते हो तो आपको आंसर है जो मिल जाएगा दोस्तों। सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, ये किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था दोस्तों। और यहां पर वाइगोत्स्की का ही कथन है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक कारक की भूमिका पर सर्वाधिक बल देते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। तो रट लेना क्वेश्चन को दोस्तों। वाइगोत्स्की किस कारक पर बल देते हैं? बच्चों के सीखने के सामाजिक कारक पे। और ये किसने कहा था कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? सीटेट लेवल फेस्ट 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन सी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति और ऑप्शन डी है विषय वस्तु में प्रवीणता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो कौन सा कारक है दोस्तों? जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा दोस्तों, शिक्षक की बात की जा रही है दोस्तों। अगर शिक्षक की विषय वस्तु में प्रवीणता या जो शिक्षक है वो विषय वस्तु के अंदर पूर्ण रूप से ज्ञाता नहीं है, तो कितनी भी बैठने की उचित व्यवस्था हो, कितने ही संसाधन हो, कितने ही विषय वस्तु या अधिगम होने की प्रकृति हो, वो अधिगम अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा दोस्तों। आपका डी ऑप्शन विषय वस्तु में प्रवीणता ये सही यहाँ पे रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीटेट लेवल फेस्ट 2012 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यवसायिक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सीखने का क्षेत्र भावात्मक, व्यवसायिक या आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, अनुभविक, अनुभव के द्वारा ही सीखा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब भी बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, अब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो और आप ध्यान से इसको देख रहे हो, लेकिन आप क्या हो? ऊब रहे हो। पहली बात दोस्तों, मनोविज्ञान सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आप इसको मजा लेकर नहीं पढ़ोगे तो आप ऊबने लग जाओगे। आप हर एक क्वेश्चन को ये सोचो कि ये रेट के अंदर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, इसका ही हमें आंसर है वो कमेंट करना है दोस्तों। जब बालक कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत करता है कि, ऑप्शन ए है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन बी है बालक बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन सी है बालक में सीखने की योग्यता नहीं है, ऑप्शन डी है बालक को अनुशासित करने की जरूरत है। अब दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आप अपना राइट आंसर है वो कमेंट कर दो दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, सही आंसर देखते हैं। ऊब रहे हो, आप कोई कार्य करते हुए ऊब रहे हो, तो ऑप्शन बी देखे तो बालक बुद्धिमान नहीं, क्योंकि अगर बुद्धिमान नहीं है या बुद्धिमान है, दोनों बालक ही ऊब सकते हैं कार्य को करते हुए। ऑप्शन सी है बालक में सीखने की योग्यता नहीं है। अगर दोस्तों सीखने की, चलो उसमें तो योग्यता नहीं है, लेकिन ऊब तो वो भी जाता है जिसमें योग्यता हो। डी है बालक को अनुशासित करने की जरूरत है। अगर अनुशासित नहीं है या अनुशासित है लेकिन ऊब सकता है, कारण संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। मैं एक ही क्वेश्चन को आपके सामने 6 बार रिपीट कर दूंगा तो आप क्या उस क्वेश्चन से ऊबने लग जाओगे दोस्तों। एक ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या धीरे धीरे आप उससे ऊबने लग जाओगे। ए ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे गहन प्रतियोगिता होती है
उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखो दोस्तों। सहयोगी अधिगम में जो अधिक उम्र और प्रवीण विद्यार्थी अधिक उम्र के, वो छोटे और जो कम निपुण विद्यार्थी है, जो निपुण विद्यार्थी है, उनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इससे उच्च नैतिक विकास होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ही आंसर कमेंट करना है दोस्तों। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी, सी को तो क्या समझता है डी, और डी को सी लिखे या पढ़े, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है फादलेरिया, और ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो, ऑप्शन ए में दिया हुआ मलेरिया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी टाइफाइड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फादलेरिया ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जिसमें सी को डी, डी को सी, ए को बी, बी को ए, ऐसा समझते हैं, वहां पे डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित होते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। जल्दी से आप क्वेश्चन के ऑप्शनों को पढ़िए और कमेंट करिए दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। कौन से नहीं है? ऑप्शन ए है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ऑप्शन बी है सीखना केवल विद्यालय में होता है। ऑप्शन सी है सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। और ऑप्शन डी है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिहार टेट 2012 के अंदर यह क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एक क्वेश्चन है वो देख लिया था कि केवल जो शैक्षिक संस्थान होती है वही स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अधिगम का मतलब सीखना। और यहाँ पे ऑप्शन भी देखिए, सीखना केवल विद्यालय में होता है। क्यों समाज में नहीं होता? क्यों परिवार में नहीं होता है? होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? आपका बी ऑप्शन है जो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा, लेकिन गलत बात है। सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता है, सीखना हर जगह होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। किसका कथन है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। याद रखना दोस्तों, एक कथन मैंने पहले आपको बता दिया है, सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, यह वाइगोत्स्की ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट आया है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2012 राजस्थान में और छत्तीसगढ़ टेट लेवल 2 के अंदर 2011 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर, और ऑप्शन डी है कोहोलर। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था दोस्तों? यह स्किनर ने कहा था। सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। छत्तीसगढ़ टेट लेवल फेस्ट 2011 में पूछा गया है। अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दर से, सर्वे सामग्री से। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा। सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम प्रारंभ या आरंभ होता है। अलगाव से नहीं होता है, भीड़ से नहीं होता है, दर से या सर्वे साधन है उनसे भी नहीं होता है, संपर्क से होता है दोस्तों। अगर आप समाज में जाओगे तो संपर्क होगा, और संपर्क होगा तो सामाजिक अधिगम है वो क्या होगा, प्रारंभ होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? छत्तीसगढ़ टेट लेवल 2 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन ए है मानसिक मंदता, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है एंटेशन डिपिस्टी हाइपर डिसऑर्डर, और डी है ऑटिज्म।
विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है दोस्तों डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही रहेगा। इसके अंदर क्या होता है डिसलेक्सिया में, अगर आपके सामने शब्द लिखा हुआ है कि आपके सामने जी और एप लिखा हुआ है, तो आप जी को एप समझ सकते हो, एप को जी समझते हो, इसी को रोग को कहते हैं डिसलेक्सिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादी विचारक है, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2012 के क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी विचारक है, वाटसन है, कोहलर है, पियाजे हैं या बुर्नर है। तो इनमें से दोस्तों आप देखिए कोहलर, बुर्नर, पियाजे ये व्यवहारवादी विचारक नहीं है दोस्तों। यहां पर सिर्फ वाटसन ही है जो क्या है, व्यवहारवादी विचारक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम यानी दर्शक दीर्घा में, या ग्रह में। यूटेट लेवल टेस्ट 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? कहां किया जा सकता है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। सीटेट लेवल फेस्ट 2011 का क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या रचनावादी सिद्धांत? पूर्ण रूप और केवल अवलोकनीय व्यवहार। तो दोस्तों यहां पर एक व्यवहार शब्द आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो आप सही आंसर मार दो इसका व्यवहारवादी सिद्धांत से, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन के अनुसार शेषवा अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। शेषवा अवस्था में जो सीखने की सीमा होती है और विकास होता है वो क्या होता है? तीव्र होता है। वो अन्य अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनसे क्या होता है? अधिक होता है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषवा अवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता का विकास, ऑप्शन बी है जिज्ञासा संतुष्टि, ऑप्शन सी है मूल प्रवृत्तियों का दमन और ऑप्शन डी है क्रिया द्वारा सीखना। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2010 अंग्रेजी के अंदर ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है दोस्तों। शेषवा अवस्था में सीखने और तीव्र विकास की जो गति है वो अन्य अवस्थाएं होती है उनकी तुलना में अधिक होती है। तो इनमें से कौन सा शिक्षा के आयोजन हेतु कौन सा कार्य है, क्रिया है, उसको आप निषेध होनी चाहिए या रखोगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि करनी चाहिए, क्रिया द्वारा सीखना ये भी करनी चाहिए। ये देखिए मूल प्रवृत्तियों का दमन, मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं, एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जो गेंदबाजी के कौशल है, यानी गेंदबाजी तो वो अच्छी तरह कर पाता है, उसके गेंदबाजी तो उसने अच्छी तरह करनी सीख ली, लेकिन वो बल्लेबाजी जो करना चाहता है वो उसको प्रभावित, यानी जैसी बेकार खराब बल्लेबाजी थी वैसी ही रह जाती है। तो इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गेंदबाजी, वो गेंदबाजी कर रहा है तो गेंदबाजी तो अच्छी होगी, लेकिन
बल्लेबाजी जब वो करने जाता है तो बल्लेबाजी नहीं कर पाता है, तो इसमें क्या होगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। उसके प्रशिक्षण उसने किया था गेंदबाजी पर, तो गेंदबाजी में ही उसका कौशल है वो विकसित हुआ है, बल्लेबाजी में नहीं। उसका जो प्रशिक्षण है वो शून्य रहा है, प्रशिक्षण जो उसका स्थानांतरण हुआ है वो शून्य स्थानांतरण हुआ है। सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही रहेगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है तेज, धीमी, सामान्य, कोई नहीं। जब आप सीखने की प्रथम अवस्था में हो तो सीखने की गति कैसी होती है? बीटेट लेवल फेस्ट 2011 का क्वेश्चन है, तो दोस्तों रट लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने की प्रथम अवस्था में गति हमेशा तेज होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। यह है आरपीएससी मैथ सेकंड ग्रेड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये शून्य स्थानांतरण है, लंबवत स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है या धनात्मक स्थानांतरण है। आपको साइकिल चलानी आती है और अगर आप स्कूटर चलाना सीखना चाहते हैं तो आप जल्दी सीख जाते हैं। क्या करते हैं? शीघ्र स्कूटर चलाना सीख जाते हैं, क्योंकि आपने साइकिल पर बैलेंस रखना सीख रखा है और स्कूटर पर क्या रखना है? आपको बैलेंस रखना है। तो ये हो गया आपका धनात्मक स्थानांतरण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? सीखने का आंकलन, सीखने के लिए आंकलन, आंकलन के लिए सीखना, आंकलन का सीखना। ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो दोस्तों वो भ्रमण पर लेकर जाती है, वहां पर जो कुछ विद्यार्थियों ने देखा उसके बारे में वो क्या करती है, वहां पे आके पूछती है कि आपने वहां पर जो देखा क्या आपको सब उसके बारे में पता है? वहां पर आपने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या चीजें वहां पे आपने सीखी? तो सीखने का आंकलन करती है दोस्तों वो। ऑप्शन ए है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो, बोरिंग सी फीलिंग हो रही है, तो दोस्तों डट कर रहो, अभी क्वेश्चन बहुत है। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम का पहला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कल लेकर आऊंगा, उसके अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन रट लिए तो विश्वास के साथ कहता हूं रीट में इनसे बाहर आपको क्वेश्चन है वो नहीं मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बीटेट लेवल फेस्ट 2011 का क्वेश्चन है। जो कम गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान, प्रोत्साहन, इनमें से कोई नहीं। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, जो कम गति से सीखते हैं अगर उनको टोली शिक्षण यानी समूह में शिक्षण करवाया जाएगा तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। अतिरिक्त ध्यान, अगर आप सामूहिक कक्षा के अंदर एक बच्चे पर अतिरिक्त ध्यान दोगे तो संपूर्ण कक्षा है वो डिस्टर्ब होगी, ये भी आप नहीं कर पाते हो। ऑप्शन सी है प्रोत्साहन, अब एक बच्चे को वो सीखने में क्या है उसके वो कम गति यानी धीमी गति से सीखता है तो प्रोत्साहन से उसकी गति नहीं बढ़ेगी दोस्तों, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं है, यानी डी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? बीटेट लेवल फेस्ट 2011 का क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए या आराम करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही आप शिक्षण प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले अगर आप कुशल अध्यापक हो तो उससे पहले क्या करनी चाहिए? जिस प्रकार मैंने वीडियो प्रारंभ किया था उससे पहले मैंने आपको बोला था कि इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप क्या करोगे? ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखते जाओगे। मतलब अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। ऑप्शन सी है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। आरपीएससी 2007 का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में बेचकर, कोई नहीं। अब दोस्तों अधिगम, इसके अंदर क्या करना है आपको, अधिगम के अंदर वृद्धि करनी है, सीखने में वृद्धि करनी है। अब मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिए तो आपका रीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा हूँ। सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन आपका, प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित ग्रेड सेकंड 2010 और थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या प्रवृत्ति होगी। तो यहां पे पूछा क्या है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब आपकी अभिप्रेरणा अगर है, अगर आपको अभिप्रेरित किया गया है तो ही अधिगम सर्वोत्तम होगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। विज्ञान ग्रेड सेकंड 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम, संवेदनाओं में परिवर्तन। कौन सा कथन है जो अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। अधिगम मतलब व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आप कौन सा नियम है जिसको आप नहीं अपनाना चाहेंगे दोस्तों। आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2011 के अंदर आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आप अगर अध्यापक है तो आंशिक क्रिया का नियम अपना सकते हैं, तत्परता का नियम भी अपना सकते हैं, अभ्यास का नियम भी अपना सकते हैं, लेकिन प्रलोभन देने का नियम आप नहीं अपना सकते हो। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है। ध्यान से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में इस बार ये पक्का आएगा दोस्तों। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या प्रशिक्षण या आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। मतलब अगर आपको साइकिल चलाना आती है तो आपने साइकिल चलाने में क्या क्या सीखा, वो आपके मोटरसाइकिल चलाने में हेल्प करता है। यानी दूसरी आपकी परिस्थिति आ गई ना, तो इस पर चर्चा करता है। तो प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में ये कथन संबंधित है किससे है, क्रो एंड क्रो से, पीटरसन से, सोरेनसन से, चार्ल्स जुड से। तो दोस्तों ध्यान से रख लेना, प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में जो ये कथन है वो सोरेनसन से संबंधित है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान आदत का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा सोरेनसन ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन विकार है, व्यवहार संबंधी विकार है, मानसिक विकार है या गणित का विकार या गणितीय विकार है। तो डिसलेक्सिया दोस्तों एक पठन विकार होता है, पठन रोग होता है दोस्तों। ए को बी को ए पढ़ा जाता है, डिसलेक्सिया। आगे आ रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें शब्द आ रहा है आपके एलेक्सिया। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है। एलेक्सिया, तो दोस्तों एलेक्सिया क्या होता है। एलेक्सिया याद रख लेना दोस्तों, एलेक्सिया
क्या होता है, एलेक्सिया सीखने की असमता होती है, यानी सीख नहीं पाना, ये एक प्रकार का रोग है और इसे क्या कहा जाता है, एलेक्सिया कहा जाता है। सी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं दोस्तों, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, आप देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को वो लाइक कर दो, जिन मित्रों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दो, और पहली बार चैनल पर आए हो आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। संपूर्ण मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है दोस्तों। ये क्वेश्चन है जो 3 या 4 बार एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका श्रृंखलागत अधिगम, ऑप्शन बी है दोस्तों यहां पर कुछ ऑप्शनों के अंदर मेरे को मिस्टेक लग रही है दोस्तों, एक बार ध्यान से देखते हैं। तो ये उदाहरण है, कुछ मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पे। पहला ऑप्शन है आपका वो यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों। पहले ऑप्शन को छोड़िए, बाकी ऑप्शन है वो देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको दिया गया है श्रृंखला, पहला ऑप्शन है दोस्तों वो सही है, सॉरी दोस्तों, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही रहेगा। बाकी ऑप्शन है जो यहाँ पे कुछ बाय मिस्टेक गलत दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन। ए ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा, श्रृंखलागत अधिगम। मतलब कि लड़की ने जब कोट को फर्श पे फेंका तो मां ने बोला कि इस कोट को फर्श पे ना फेंको, इसको अपनी जगह यानी खूंटी में टांग दो। जब एक दिन बोला तो नेक्स्ट दिन जब लड़की आई कॉलेज से तो आते ही उसने अपना कोट है वो खूंटी में टांग दिया। ये क्या है दोस्तों, श्रृंखलागत अधिगम होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम को प्रदर्शित करने वाला उदाहरण कौन सा है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, इनमें से सभी। ध्यान से पढ़ो दोस्तों। कौन सा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित करता है? व्यवहार में परिवर्तन। बहुत अच्छा दोस्तों, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना ये एक क्या है, अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, एक बार ध्यान से पढ़ो। अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो किस प्रकार की? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, परिवर्तन होना ही अधिगम है। बर्नहोस्ट ने दी थी, E.A. पील ने दी थी, गेट्स व अन्य ने दी थी, या स्किनर ने दी थी? तो दोस्तों ये परिभाषा किसने दी थी? ये आपके परिभाषा दी थी गेट्स एवं अन्य ने। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या होता है दोस्तों? अधिगम होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। और स्किनर की परिभाषा फिर बता देता हूं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह स्किनर ने कहा था, पहले क्वेश्चन आ चुका है। एक आई थी वाइगोत्स्की की, सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। यह किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता?
इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, परिपक्वता, थकान। जो कौन सा कारक है जो अधिगम के स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटीआई 3rd ग्रेड 2012 में ये क्वेश्चन है जो आपके पूछा गया है दोस्तों। तो कौन सा कारण है दोस्तों? थकान। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। थकान है जो अधिगम के स्थानांतरण में मदद नहीं करता है दोस्तों। इच्छा शक्ति भी मदद करती है, अच्छा वातावरण है तो वो भी मदद करता है, और परिपक्वता भी मदद करती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को करना चाहिए। पीटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध, अगर अधिगम करता है या एक विद्यार्थी है वो अधिगम ग्रहण कर रहा है और उसमें क्रोध बढ़ रहा है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके सभी हितों की सुरक्षा करें, भले ही वे अनुचित हो। बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करें, उसको अधिक काम दे ताकि उसके क्रोध करने का समय न मिले। ये सुनिश्चित करें कि कक्ष में उसको अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान से पढ़ें। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को करना चाहिए, उसको अधिक से अधिक अगर काम दिया जाएगा तो वो अधिक से अधिक अगर काम करेगा तो उसको क्रोध करने का समय ही नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लग जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। आरटेट 2011 का क्वेश्चन है। प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? संचार के साधन, समवयस्क समूह है, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। व्यक्तिगत कारण पूछा है दोस्तों यहाँ पर, प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण, तो परिपक्वता एवं आयु ऐसे कारण है जो अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गणित का ज्ञान भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण या नकारात्मक स्थानांतरण। ये तो वही बात हो गई, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख जाता है। तो गणित का जो ज्ञान है वो भौतिकी को पढ़ते समय उसके अधिगम में सहायता करता है। तो ये क्या हो जाएगा? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मात्र 2 क्वेश्चन है आपके सामने, कमेंट कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। संस्कृत द्वितीय ग्रेड 2010 में पूछा गया है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं प्रेरणा, संवेग, अधिगम या संपर्त्य। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले को अधिगम कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यवहार का करना पक्ष किसके अंतर्गत आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। 3 ही ऑप्शन है दोस्तों। तो व्यवहार का करना पक्ष है वो सीखने के गतिक क्षेत्र में। व्यवहार है उसको आप कर रहे हो, आप गति कर रहे हो, तो समझ जाओ दोस्तों सीखने के गतिक क्षेत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों अधिगम साइकोलॉजी का मेन टॉपिक है अधिगम। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आते रहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो अधिगम का रहेगा, उसके अंदर हम 60 से 65 क्वेश्चन इसी प्रकार के और देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।